हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब पर। तो आज की इस कक्षा में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं खून का टीका, इसका दूसरा भाग। इससे पहले के भाग में दोस्तों हमने पढ़ा कि किस प्रकार जो सामंत लक्ष्मण सिंह है उनके सपने में देवी हैं वो आती हैं और वो उनसे राजपुत्रों की बलि मांगती हैं। कहती हैं कि जब तक राज मुकुटधारी पुत्रों का सर्वस्व बलिदान चित्तौड़ के लिए नहीं होगा तब तक चित्तौड़ की जो ये आशंकाएं हैं, इस पे जो होने वाले आक्रमण हैं वो उनसे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ये बात है वो रतन सिंह को बताते हैं, अपने पुत्रों को बताते हैं। तो जो उनके पुत्र हैं सबसे बड़े जो उनके पुत्र हैं वो हैं इनके आपके अरसी। ठीक है, तो अरसी हैं वो अपनी जो बलि है सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उसके आगे क्या होता है तो वो बात हम अब करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए पढ़ते हैं कि युवराज का यह उद्घोष उपस्थिति में आंदोलन मचाने के लिए पर्याप्त था। अन्य पराक्रमियों के हाथ भी अपनी अपनी तलवारों पर चले गए। लाखाजी का द्वितीय पुत्र अजय सिंह, द्वितीय पुत्र कौन सा है? अजय सिंह। पहला पुत्र कौन सा है? अरसी। अजय सिंह गज करके बोला, नहीं, मेरे होते हुए आपको देश के लिए बलिदान नहीं होना पड़ेगा। तो ये संवाद वो आपके अजय सिंह कहता है। आप ज्येष्ठ पुत्र हैं, पिताजी के बाद आप वंश रक्षक के रूप में रहेंगे, इसलिए यह कार्य मुझे सौंपा जाए। आप विश्वास रखें, मैं समर भूमि में यवन सेना को चित्तौड़ के पावन प्रासादों का स्पर्श भी नहीं करने दूंगा। तो कौन कहता है? खून के टीके नामक उपन्यास में कौन कहता है कि मैं समर भूमि में यवन सेना को चित्तौड़ के पावन प्रासादों का स्पर्श भी नहीं करने दूंगा? तो ये आपके कहता है अजय सिंह। आश्चर्य की एक नूतन लहर सभी सरदारों के हृदय छोरों को स्पर्श करती हुई साबित हो गई। उत्सर्ग की यह होड़ मुर्दों में जान फूंकने के लिए काफ़ी थी। एक सरदार आगे बढ़कर बोला, इस वक्तव्य को मैं पूरा करूंगा। जन्मभूमि मेवाड़ की रक्षा के लिए तुच्छ प्राणों को त्याग करके मोक्ष का भागी बनूंगा। तो ये एक सरदार का कथन है। राणा जी भी जोश में भर उठे, खड़े होकर बोले, राजमुकुटधारी राजकुमार की बलि। अरसी अब राणा जी के सन्निकट था। उसकी सुंदर गहरी विशाल आंखों में दृढ़ निश्चय की अरुणिमा स्पष्ट लक्षित हो रही थी। अब अत्यंत अंग प्रत्यंग है दोस्तों, ये अंग प्रत्यंग में एक प्रकार से जड़ता आ गई थी। म्यान में से तलवार निकाल कर वह बोला, वाद विवाद में समय नष्ट मत कीजिए। आप जितनी देर करेंगे शत्रु को संभलने का उतना ही अवसर मिलेगा। अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे यह भार सौंपा जाए। मैं ज्येष्ठ पुत्र हूँ, इस पद का अधिकारी हूँ। आपको मेरी शक्ति का परिचय भी है, यानी कि भाई मैं ज्येष्ठ पुत्र हूँ तो मुझे इसका भार सौंपा जाए कि मैं अपनी सेना के साथ में और जो खिलजी है उसके साथ में युद्ध लड़ करके मेवाड़ की रक्षा में उत्सर्ग हो जाऊँ। और आपको पता है कि मेरी जो वीरता है वो आप सब ने देखी है, तो इसलिए आप बिल्कुल भी देर मत कीजिए, जल्द से जल्द मुझे ये कार्यभार है वो सौंप दीजिए। फिर भी बप्पा रावल का यह मुकुट मुझे पहना दिया जाए। सिसोदिया कुल के सूर्य को सौंपा जाए। मुझे मेवाड़ की मान मर्यादा की रक्षा दी जाए। मैं जीते जी पगड़ी को नहीं गिरने दूंगा। तो ये दोस्तों कथन किसका है? अरसी का है। ठीक है, जो आपको पता है कि केसरिया युद्ध में जब कोई भी मारा जाता था, ठीक है, तो वो होता था दोस्तों केसरिया कहलाता था। ठीक है, और जौहर जो राजमहल की जो औरतें थीं, जब वो अग्नि में या जल में कूद करके जब जौहर कूदती थी तो वो जौहर की घटना कहलाती थी। ठीक है, जब ये दोनों एक साथ होते थे तो उसको शाका कहते थे। तो यहाँ पर राजमुकुट पहन करके जो राजपुत्र है वो यहाँ पर लड़ने के लिए जाने वाला है। तो दोस्तों अभी तक यदि आपने अपना टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। इसकी दोस्तों सारी की सारी PDF क्वेश्चन आंसर की सारी दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप पे आपको भेजी जाएंगी। जल्द से जल्द दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज्वाइन करिए। अभी दोस्तों जब लगभग आपके
जितने दोस्त जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेंगे तो उनको सबको एक साथ में दोस्तों PDF है भेज दी जाएगी। तब तक आप क्लासों का आनंद लेते रहें। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इस भरोसे में बिल्कुल मत रहना कि आप बिना क्लासों के PDF के माध्यम से हम तो क्वेश्चन आ जाएंगे उनको रट लें और हमारे जो प्रश्न है वो अच्छा हो जाएगा। गारंटी देता हूं दोस्तों। इस प्रकार से आपको फिर तो आपको किताबें भी मिल जाएंगी, कुछ दिनों के बाद में आपको किताबें छपी हुई मिल जाएंगी, वहाँ से आप पढ़ लेना। जब तक आप किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे नहीं, उसकी जो पूरी की पूरी जो भूमिका है वो आपके माइंड में नहीं होगी, तब तक आप दोस्तों किसी भी प्रश्न को नहीं कर सकते हैं। यदि रटा रटाया हुआ आ गया तो आप उसको कर देंगे, लेकिन यदि थीम से क्वेश्चन बन गया, भूमिका से क्वेश्चन बन गया, ठीक है, कथानक से क्वेश्चन बन गया, तो फिर आप उसको नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको प्रत्येक क्लास को दोस्तों बारीकी के साथ में ध्यान से लेना है, पढ़ना है, ठीक है, बहुत ही आराम से, बहुत ही व्याख्या के साथ में एक एक क्वेश्चन को दोस्तों बताते हुए। इससे पहले यूट्यूब पर ये उपन्यास किसी ने नहीं पढ़ाया है इस तरह से। अंत में यह निश्चय हुआ कि लाखा जी का भ्रम हो या देवी की आज्ञा, इसे अड़िग आस्था के साथ पूर्ण किया जाए और प्रथम महाराणा अरसी को बनाया जाए। यानी कि पहले जो राजपुत्र है उसको महाराणा बनाया जाएगा, ठीक है, और तब वो युद्ध में जाएगा। मेवाड़ की संकट स्थिति देखकर यही शुभ होगा कि सारे मेवाड़वासी लाखा जी की बात स्वीकार कर लें और चित्तौड़ पर उत्सर्ग हो जाएं। पता नहीं उनका यह स्वप्न ना हो, देवाज्ञा हो। तो ये बात है वो मेवाड़ के सरदार सामंत है वो सोचते हैं। शंख की पावन ध्वनि और मंगल मंत्रों के भव्य अरी सिंह के समान सम्मान सूचक नाम के साथ महाराणा बना दिया गया, ठीक है। अरी सिंह कौन है दोस्तों? अरी सिंह किसका नाम है? इसी का नाम है। अरसी को क्या बना दिया गया? अरी सिंह। और इसी का जो पुत्र है दोस्तों वो कहलाएगा राणा हम्मीर, ठीक है। तो महाराणा बना दिया गया और वह मेवाड़ की शेष शक्ति को एकत्रित करके चित्तौड़ की रक्षा हेतु समर भूमि में उतर पड़ा। उस दिन भास्कर यानी कि सूर्य की भीषण उष्णता में घमासान संग्राम हुआ। मानवी शोणित की प्रवाहित हुई सरताएं यानी कि खून की नदियां हैं दोस्तों वो बहने लग गईं। एक बात दोस्तों ध्यान रखना कि जो अरसी है उसका जब उसको महाराणा बनाया गया तो किस नाम से बनाया गया? उसका नामकरण हो गया अरी सिंह, यानी कि ये सिसोदा गांव के सरदार थे, ठीक है। अब सिसोदा गांव का अरसी है यानी कि जो लक्ष्मण सिंह का पुत्र है अरसी, वो कहलाता है अरसिंह। अरसिंह का पुत्र आएगा वो हो जाएगा राणा हम्मीर। सरताएं तथा यत्र तत्र सर्वत्र बिखरे रुंड मुंड भयावह प्रतीत हो रहे थे। निर्दयी वंचरों द्वारा उजड़े खेतों की तरह वह भूमि नर पिशाचों द्वारा खंडित सौंदर्यमयी मानव देहों से भरी थी। तो ये दोस्तों युद्ध की विभीषिका का चित्रण यहाँ पर दिखाया गया है कि सारे तरफ रक्त की नदियाँ हैं वो प्रवाहित होने लग गईं। जगह जगह पर गर्दनें कटी हुई, रुंड मुंड कटे हुए भयावह दिख रहे थे, ठीक है। पूरी जो धरती है नर पिशाचों से है वो मानव देहों से भरी हुई थी। रात्रि का उन्मन आंचल मानवीय मर्मांतक क्रंदन एवं चीत्कारों के संग विशाल संस्कृति पर आच्छादित हुआ। यानी रात में जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ तो जो दोस्तों मरे थे, ठीक है, शहीद हुए थे, उनकी जो वीरांगनाएं थी तो वो वहाँ पर चीत्कार करने लगी, ठीक है। शोक का वातावरण है वो हो गया। मारू का उन्माद भरा स्वर जो वीरों के कर्ण कुहरों में रुक जाने पर भी सुनाई पड़ रहा था, अब आर्तनादों में परिवर्तित हुआ जान पड़ा। राणा अरि सिंह श्रांत क्लांत से अपने खेमे में मुख प्रक्षालन करके सैया पर अधशायित हुए। यानी कि जो राणा अरि सिंह है उन्होंने बहुत ही दमदार तरीके से युद्ध को लड़ा और रात में जैसे युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद में मुख को वो धोकर के प्रक्षालन यानी कि धुना और सैया पर वो आधलेटे से हो गई। सेवक भोजन का थाल उनके सम्मुख लाया, उन्होंने अस्वीकृति सूचक सिर हिला दिया, उन्हें विचारमग्न होकर हथेली का संबल लेकर बैठ गए। एकांत व गहरा मौन, मन में विचारों का विराम आंदोलन। सोच रहे थे युद्ध क्यों होता है, मनुष्य को इतनी निर्दयता से क्यों मारता है। हम सब सभ्य कहलाने वाले प्राणी दुर्बुद्धि के पग पर आरूढ़ होकर नगर के नगर क्यों ध्वस्त कर देते हैं। तो ये बात यहाँ पर दोस्तों युद्ध की जो अनिवार्यता है उसको यहाँ पर ख़त्म करने में लेखक ने विचार अपना प्रकट किया है कि भाई युद्ध है वो कोई ज़रूरी नहीं है। युद्ध के बिना भी विचार से, वार्ताओं से, ठीक है, शांति समझौतों से किसी बात का हल है वो किया जा सकता है। लेकिन उस समय जो खिलजी था दोस्तों उसकी गलती थी, ठीक है, कि ऐसे आप किसी की भी पत्नी को अधगार करने के लिए जो भी उसका कारण था तो खिलजी की वजह से युद्ध हुआ था, ना कि राजपूतों की वजह से।
उनका अपमान किया गया, ठीक है, और उसकी एक लालसा थी कि भाई पद्मावती को मैं पालूं, लेकिन फिर भी वो पद्मावती को नहीं पा सका। तो अपनी लालसाओं के कारण, इच्छाओं के कारण ही है वो युद्ध होते थे। राजस्थान के राजाओं ने दोस्तों कभी भी पहल नहीं की। विदेशी आक्रमणकारी थे, अपनी मातृभूमि की रक्षा करना, अपने गौरव व सम्मान की रक्षा करने के लिए उन्होंने युद्ध लड़े थे। अरि सिंह अशांत हो गए, उठ खड़े हुए। उल्का पवन के झोंकों से हिल पड़ी। उसके कांपते प्रकाश से सारा का सारा खेमा डोलता हुआ प्रतीत हुआ, मानो धरती पर भूकंप आ गया हो। क्षण भर के लिए वे स्वयं भयभीत हो उठे। क्षणिक विचार मन में आया कि विनाश पर विनाश हो रहा है। अपने विशाल भाल पर हथेली फेर कर वे मर ही मन बड़बड़ाए, उसका मूल कारण है मनुष्य की अधिकार लिप्सा। तो युद्ध का कारण है वो हरि सिंह क्या सोचते हैं, तो युद्ध का कारण है वो है मनुष्य की अधिकार लिप्सा, यानी कि भाई मैं अपने साम्राज्य का विस्तार है वो वहाँ तक कर लूँ, ठीक है। दिल्ली में जो कोई बैठा था उसका यही ध्येय होता था, चाहे वो अकबर रहा हो, चाहे वो खिलजी रहा हो, चाहे वो औरंगजेब रहा हो, कि भाई मेरा संपूर्ण भारत पर, संपूर्ण आर्यवर्त पर मेरा शासन हो, जिससे कि मेरा दुनिया पर डंका बजे, ठीक है। तो ये मनुष्य की जो अधिकार लिप्सा है दोस्तों, यही युद्ध करवाती है, यही लड़ाई करवाती है। रूप और अर्थ की चिरंतन भूख, यानी कि जो रूप है, ठीक है, पद्मावती के लिए खिलजी, और अर्थ यानी कि धन, धन की जो चिरंतन निरंतर जो भूख है आदमी के अंतर्गत रहती है, तो यही युद्ध के लिए मनुष्य को लालायित करती है। तो मूल कारण दोस्तों ये आपको याद रखना है कि मूल कारण क्या था, मनुष्य की अधिकार लिप्सा को मूल कारण बताया। यवनपति खिलजी मेवाड़ के विपुल सौंदर्य के पीछे उन्मत्त होकर उसका विनष्ट करने पर तत्पर हो गया है। उसकी काम तृष्णा नैराश्य के आवरण में आच्छन्न होकर विवश पर केंद्रित हो गई है। वासना में आकंठ यानी कंठ तक डूबा वह मानवीय संवेदनाओं से परे होकर मद, दंभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अनाचार और हिंसा की प्रतिमूर्ति बन गया है। तो एक तो दोस्तों खिलजी की क्या इच्छा थी कि भाई मेवाड़ है, उसके पास में अतुलित सौंदर्य था, अतुलित धन संपदा थी, अतुलित उसकी जो भूमि है दोस्तों वो उपजाऊ थी, ठीक है, उसका सामरिक महत्व था। इसके अलावा दूसरी चीज़ थी वो थी आपकी पद्मावती। तो रूप पर भी और धन पर भी, दोनों पर दोस्तों वो मोहित था। पद्मिनी नहीं मिली तो खिलजी की काम लिप्सा अतृप्ति की वीचियों में लघु तरणी की संबलहीन होकर डोल उठी। आपने पद्मावती यदि फिल्म है वो देखी होगी तो पहले है वो खिलजी आता है मिलने के लिए कि भाई आप पद्मावती का चेहरा है वो दिखा दो और मैं इससे ही चले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको दिखाते हैं दर्पण में वगैरह या पानी में, जो भी प्रतिबिंब दिखाया जाता है। तो उसके बाद में खिलजी है वो उसको छोड़ने के लिए रतन सिंह है बाहर तक आते हैं, तो उनको वो बंदी बना लेता है। तो इस प्रकार का जो छल कपट है दोस्तों मुगलों ने, बाहर के आक्रमणकारियों यवनों ने सदा से ही किया है। उसके बाद में ही फिर वो युद्ध के लिए तैयार होते हैं। गोरा बादल जाते हैं, उनको छुड़ा करके लाते हैं, ठीक है, वीर गति करते हुए वो लड़ाई करते हुए वे मारे जाते हैं। तो वह सैन्य बल से अपने वचनों को विस्मृत कर चित्तौड़ को खंडर के रूप में देखना चाहता है। यदि वो चाहता है भाई या तो मुझे पद्मावती दे दो, अब वो कहते हैं राजपूतों का स्वाभिमान अपने चरम पर है, वो कभी भी इस प्रकार से अपना सर कटा सकते हैं, लेकिन अपना जो गौरव है उसको कभी भी झुकने नहीं दे सकते हैं। तो वो पद्मावती तो देते नहीं हैं। तो वो चाहता है कि भाई इस चित्तौड़ का यदि पद्मावती मुझे नहीं मिली तो मैं इस चित्तौड़ को, पूरे ही किले को, इसको सर्वनाश कर दूंगा। चित्तौड़ की मान मर्यादा पद्मिनी को अपनी बेगम के रूप में अपने हरम में रखने की जो इच्छा थी, यह असंभव है, असंभव। सूर्यवंशी आहूतियों का अंबार लगा देंगे पर अपनी आन नहीं देंगे। आन यानी दोस्तों मर्यादा, ठीक है, कि भाई सूर्यवंशी थे, मेवाड़ के जो भी राजा थे वो सूर्यवंशी कहलाते थे, और ये कहते हैं हम आहूतियों का अंबार लगा देंगे, लेकिन जो अपनी पद्मावती है, पद्मिनी है, जो हमारी आन है, मर्यादा की प्रतीक है, उसको हम कभी भी यवनों के लिए, मुगलों के लिए कभी भी नहीं देंगे। ये सल्तनत वंश है दोस्तों, ठीक है, मुगल हैं वो बाद में आएंगे। तो मुगलों के समय में भी यही चलता है। सैन्य संचालन का भार पवन सिंह को सौंपा गया। तो यहाँ पर सैन्य संचालन का भार कौन सा है, पवन सिंह। अजय सिंह हो गया, अरसी हो गया, हरि सिंह और पवन सिंह, ये भी लक्ष्मण सिंह का पुत्र है। वह तलवार हित मस्तक नवाकर बोला, दीवान जी की जय। पवन सिंह हरि सिंह सावधान होते हुए बोले। पवन सिंह तरुण अरुण था, उसके अग पग से रक्त टपकता हुआ दिख रहा था। सिर झुकाकर बोला, हुक्म शाह,
सूर्य देवता से दर्शन के साथ यवनों पर भयंकर आक्रमण किया जाए। यानी कि जैसे ही सुबह हो, सूर्य देवता प्रकट हों, उसके साथ ही यवनों पर है वो आक्रमण कर दिया जाए। पर महाराज यवन सेना असंख्य है, पराक्रम संख्या पर नहीं आंका जाता। यानी कि जो पराक्रम है सेना का, वो कभी भी संख्या बल से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि वो तय होता है कि सैनिकों में साहस कितना है, वीरता कितनी है, लड़ने का जज्बा कितना है और एकता कितनी है। मेवाड़ का योद्धा किसी का घर नहीं उजाड़ रहा है, वह किसी की बहू बेटी की आबरू से नहीं खेल रहा है, वह किसी के अधिकारों को राहु की भांति नहीं ग्रस रहा है। एक सांस में इतना लंबा वाक्य बोलने से हरि सिंह का सांस फूल गया। तो ये कथन है वो हरि सिंह का है। वे रुककर पुनः बोले, मेवाड़ का योद्धा अपने चित्तौड़ की रक्षा कर रहा है, वह अपने देश की आन और बान के लिए बलिदान हो रहा है, वह अपनी माँ का गौरव और बहन की राखी की लाज रख रहा है। भाई खिलजी की तो अधिकार लिप्सा थी कि भाई मेवाड़ को जीत लूँ, पद्मनी को पालूँ, तो इस अधिकार के साथ में वो युद्ध लड़ रहा था। लेकिन चित्तौड़ के राजपूतों के लिए तो दोस्तों मजबूरी थी युद्ध लड़ना, क्योंकि यदि वो युद्ध नहीं लड़ते तो या तो फिर वो पद्मनी को दो या फिर चित्तौड़ के किले को दो, ठीक है। तो उनकी मजबूरी थी, वो चित्तौड़ की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए और अपनी आन बान की शान के लिए युद्ध उनको लड़ना पड़ रहा था। उसका प्रतिरोध करना अत्यंत दुष्कर है। पवन सिंह सिर नवाकर खेमे से बाहर हो गया। प्रभात हुआ, प्राची प्रांगण में उषा की अरुणिमा यानी कि आभा, सूर्य की किरणें प्रस्फुटित हुई। क्षितिज पर विस्तृत रक्तिम आभा रण देवी के अधरों पर लगे सुंडित सी जान पड़ी। यानी क्षितिज पर जो दोस्तों जो लाल लाल जो आभा थी, वो ऐसी लग रही थी जैसे रण देवी के यानी भवानी के अधरों पर खून लगा हुआ है। आकाश में गिद्ध मडराने लगे। चतुर्दिक यानी कि चारों दिशाओं में अस्त्र शस्त्रों की टंकार झंकार सुनाई पड़ रही थी। रणभेरी का निनाद आरंभ हुआ। रणभेरी दोस्तों एक वाद्य यंत्र होता है। मारू का गगनभेदी स्वर के साथ में राजपूतों के चरण उठ आगे की ओर बढ़े। जय एकलिंगेश्वर के साथ हर हर महादेव के उद्घोष से राजपूती सेना अग्रसर हुई। उधर यवन विपति भी अधिक सैनिकों के साथ में रण प्रांगण में अवतरित हुआ। यानी कि यवन अधिपति यानी कि खिलजी है, वो और अधिक सैनिकों के साथ में रण में आया। गुप्तचर ने हरि सिंह को समाचार सुनाया कि आज यवनों की ओर से गढ़ पर प्रचंड आक्रमण होगा, हम भी प्रत्याक्रमण उसी जोश से करना चाहिए। तो ये हरि सिंह कहता है, सैनिक आता है, वो कहता है कि भाई आज जो यवन है, खिलजी है, वो बहुत ज़ोर से आक्रमण है वो चित्तौड़ पे करने वाला है। तो हरि सिंह कहते हैं कि हम भी उसके प्रत्युत्तर में उसी जोश के साथ में हमें भी आक्रमण करना होगा। पवन सिंह की हथेली में कल घाव लग चुका था, अतः वह तनिक निरुत्साहित सा बोला, किंतु शक्ति। हरि सिंह ने एक हुंकार भरी। पवन सिंह के कंधे पर हाथ रखकर वे गंभीर स्वर में बोले, हमसे अजय शक्ति है, चित्तौड़ की रक्षा हम करेंगे। जब मैं रणभूमि में बहुत आगे बढ़ जाऊं और शत्रु की सेना मुझे घेरने की चेष्टा करे, तब तुम जोर का आक्रमण कर देना। इस पद्धति से उन्हें अत्यंत हानि उठानी पड़ेगी। यानी कि हरि सिंह है वो कहते हैं कि जब मैं युद्धभूमि में आगे की तरफ बढ़ जाऊं, तब तुम पीछे से है वो यवनों पर आक्रमण कर देना, इससे उन्हें दोहरी मार है वो झेलनी पड़ेगी। पवन सिंह अपने स्वामी की आज्ञा मानना ही अपना धर्म समझता था। मारू राग अब अपने भरपूर जोश में था। संघर्ष की भीषण वहनी लिए ये क्या है दोस्तों, प्रभावासी चित्तौड़ की रक्षार्थ त्याग कर हर हर महादेव की प्रबल वाणी प्रतिध्वनित हो उठी। यानी हर हर महादेव करके है वो युद्ध की शुरुआत हो गई। तो दोनों ही तरफ से घमासान युद्ध हुआ। यवन मानवीय रक्त से तिरोहित हो गया और जो भयानक विभीषिका प्राणियों के समक्ष साक्षात, युद्ध की जो भयानक विभीषिका थी वो प्राणियों के समक्ष में साक्षात हो उठी। युद्ध अनिर्णीत
रहा, यानी कि कोई भी इसका निर्णय नहीं हो पाता। जब जो सेना है वो खेमे की ओर लौट रही थी, तब उसका आहत तनिक और युद्ध को रोका। ये दोस्तों थोड़ा सा अच्छा टाइप नहीं है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। भोजन और अमल पानी करके अरि सिंह उल्का के सम्मुख आकर खड़े हो गए। आज युद्ध में वे मृत्यु के मुंह से बाल बाल बचे थे। क्षण भर के लिए उन्होंने कुलदेव एकलिंगेश्वर की अभ्यर्थना की। शैया पर नेत्रोन्मीलन करके वे उठे। महालोक की महायात्रा, नहीं नहीं उससे भेंट पूर्व मृत्यु का आलंकन, नहीं नहीं वे अपनी पत्नी देवी के दर्शन से पूर्व मृत्यु नहीं चाहते, अपने आप को समाप्त करना नहीं चाहते। मधुर कल्पना के वितान बुनते गए। उन्हें लगा ग्रामबाला लावण्यमयी देवी अपने अप्रतिम रूप चंद्रिका से कण कण को आह्लादित कर रही है। कमनीय अंग सौष्ठव आकर्षण के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। अनंतर उन्हें लगा कि सारा खेमा रूप यौवन के मद से सुवासित हो उठा है। विलास वैभव से परिपूर्ण युगल मृणाल सम सुडौल बाहें उन्हें अपने में आविष्टित किए हुए हैं। तो यहाँ पर उन्हें अपनी जो पत्नी है, सुंदर पत्नी है, उसकी याद आ रही है और उन्हें श्रृंगारिक वातावरण है वो दिखाई दे रहा है। अतीत स्वप्न सा उन्हें स्मरण होने लगा। अश्व का तीव्र वेग से भागना और सुअर का पीछा करना। अरसी उस दिन आखेट हेतु निकला था। वन्य पशु सुअर का सर्वप्रथम सामना हुआ। सुअर तीर से आहत होकर द्रुत गति से घने लहलहाते खेतों की ओर भागा। अरसी ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। वह खेतों को रौंदता हुआ सूगर का पीछा कर रहा था। ज्वार की बालियां पवन के झकोरों से हिल रही थीं। अश्व के पांवों की खड़खड़ाहट सुनकर एक ग्रामबाला ने गरज कर कहा, ओ अश्वारोही, ठहर, खेत को मत उजाड़। संगीत सा मधुर स्वर ज्यों ही अरसी के कानों में पड़ा, उसने लगाम थाम ली और चकित सा वह उस युवती की ओर निहारने लगा। तो ये दोस्तों अतीत में अरि सिंह है वो सोते हुए उस समय की ओर फ्लैशबैक में जा गए हैं। उस समय को सोच रहे हैं जब सबसे पहले उनकी पत्नी से मिलन हुआ था कि वो एक शिकार पे गए हुए थे, सुअर का पीछा कर रहे थे, एक तीर सुअर को लग गया था और वो भाग रहा था। उसके पीछा करते हुए वो एक ज्वार के खेत में घुस गए थे। तो पीछे से एक लड़की थी, उसने पुकारा कि भाई ओ अश्वारोही, घोड़े पर सवार, तू मेरे खेत को मत उजाड़। चकित सा उस युवती को निहारने लगा। युवती संकोच से स्तब्ध सी हो गई। कला की अधिष्ठात्री नारी सौंदर्य की अजय अभेद रूप अतुल किंद्री सौंदर्य, यानी किंद्रियों के समान है उसका अतुलित सौंदर्य था। आकाश में, तो ये दोस्तों इसकी है, ये पहला ही वो पन्ना आ गया है, ठीक है। युद्ध को रोका तो भी मनुष्यों का विनाश कर दे राक्षस, तो ये पहला ही पन्ना आ गया है। और आपका अरसी ने अपने अश्व को उस सुंदरी के समीप किया। उसके कमल नयन एक तंद्रिल पलकों को अन्वेष दृष्टि से देखा और केसर की सुरभि सदृश महकते गात की सौरभ से मुग्ध होता हुआ वह दीर्घ निश्वास सहित बोला, मेरा शिकार। युवती चतुर शिल्पी द्वारा विरचित सौम्य शांत प्रतिमा की तरह स्थिर होकर बोली, कैसा शिकार? मेरा शिकार यानी कि मेरा सुअर। ओहो कहकर युवती मुड़ी और बोली, श्रीमन, कृषकों की आत्मा को कुचलने के लिए चेष्टा ना कीजिए। ये खेत हमारे जीवन हैं, इन पर आपका अश्वारूढ़ होकर दौड़ना हमें अति पीड़ाजनक लग सकता है। कदाचित उसका प्रतिरोध रक्तजित भी हो सकता है। युवती ने क्षण भर के लिए वक्र दृष्टि से अरसी को देखा और आगे बढ़ती हुई बोली, आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपका शिकार अभी लाई। अरसी विस्मित सा खड़ा रहा, मन ही मन सोचता रहा। तभी वह युवती उस सुअर की रज्जू से बांध करके ले आई, यानी कि सुअर है वो तीर लग गया था, खेत में घुस गया था और वहीं खेत में वो मर गया था, तो वो उसको रस्सी से बांध करके बाहर ले आती है। अरसी हतप्रभ सा देखता रहा। युवती ने दम्भ से अरसी की ओर देखा, फिर विनत हो उसे अपनी गर्दन झुका ली। उसके मुख पर सौम्यता झलकने लगी। तुम बड़ी वीर हो, क्या आपसे भी सत्वरता से वह युवती खेतों की झुरमुट में ओझल हो गई, यानी तेजी से वो खेतों की झुरमुट में ओझल हो गई थी। युवती अपने पीछे एक मुक्त अट्टहास छोड़ गई। उस अट्टहास में प्रच्छन्न प्रतिक्रिया ने अरसी को विचलित कर दिया। अरसी के दो चार साथी आ गए थे। वृक्ष की छाया में वे नीचे विचार विमर्श करने लगे। अरसी बार बार वार्तालाप में
प्रसंग रहित प्रश्न पूछ लिया करता था। उसके एक साथी ने अप्रत्याशित पूछा, क्या बात है अरसी, तुम खो क्यों जाते हो? नहीं नहीं नहीं, खेतों से गीत की मादक ध्वनि आने लगी थी। कृषक कन्याएं अलकारों को धूप में झलकाती रंग बिरंगे वस्त्रों से सज्जित एकाग्र होकर गा रही थीं। तभी अश्व हिनहिनाकर उछला। अरसी ने भागकर देखा कि उसके मित्र के अश्व की एक टांग में चोट आ गई है। उसके साथी ने तुरंत अपनी पगड़ी से घोड़े की टांग को बांधा। इधर उधर देखा तो वही युवती अपनी ओर आती हुई दिख पड़ी। इस बार वह उदास थी। अरसी ने अपने मित्र से कहा, यही है वह युवती। युवती ने विनीत स्वर में कहा, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ श्रीमान। पक्षियों को उड़ाने के लिए गोफन यानी कि दोस्तों आपको पता है कि एक रस्सी में कंकड़ या पत्थर बांध करके उसे घुमा करके फेंका जाता है, जिससे कि पक्षी है वो उड़ जाते हैं। तो गोफन चला रही थी, उसकी एक कंकड़ से आपके अश्व की एक टांग है वो घायल हो गई। अरसी उतावली से बोला, कोई बात नहीं। युवती अपने गुलाबी कोमल अधरों पर मुस्कान बिखेरती हुई पुनः उसकी दृष्टि से ओझल हो गई। तो ये दोस्तों उसकी प्रथम मुलाकात थी। इंद्र सिंह, यह युवती मेरे मन मंदिर में बस गई है। छी, आज शिकार के हाथों तुम स्वयं शिकारी हो गई। एक जोर का अट्टहास उस वन में गूंज पड़ा। संध्या हो गई। नर नारियां खेत से घर की ओर आ रहे थे। संपूर्ण ग्राम चहल पहल से भर गया था। अरसी युवती के पुनः दर्शन के लिए व्यग्र हो उठा। साथी कह रहे थे कि घर चला जाए। अरसी भावावेश में कह उठा, नहीं इंद्र, वह युवती। बीच में ही इंद्र सिंह बोला, ठाकुर सा को जानते हो? सिसोदिया वंश में उसकी प्रतिष्ठा अनुकूल ही कुलवधू आ सकती है। तो भाई अपने मित्र से कह रहा है कि भाई वो कहता है घर चलो, कि वो कहता है वो युवती। तो इंद्र सिंह कहता है कि ठाकुर सिंह तुम पिताजी को जानते हो, लक्ष्मण सिंह को? उनकी प्रतिष्ठा के अनुकूल यानी जो सरदारनी होगी वही कुलवधू बन करके आ सकती है। तुम राजवंश के हो और वो युवती है, वो तो सामान्य नारी है। तो फिर इस प्रकार की बातें वो आप मत करो। वंश गौरव को स्मरण करके अरसी भी विवश हो गया। सभी अश्व पर आरूढ़ होकर चले। जिससे अश्व की टांग में चोट आई थी वह साथी धीरे धीरे आ रहा था। पथ में ही उन्हें वह युवती फिर से मिल गई। इस बार उसने अपने सिर पर बड़ा मटका रख छोड़ा था। दोनों हाथों से उसने 2 पाड़ियों भैंस के बच्चों को पकड़ रखा था। पाड़िए उछल कूद रहे थे। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि पाड़िए क्या होता है? तो भैंस का बच्चा। पर क्या मजाल दूध का मटका गिर जाए। अरसी इससे बहुत प्रभावित हुआ। इसके उपरांत प्रतिदिन अरसी अकेला वहाँ से आता था और सनई सनई उसने उस युवती को अपनी प्रेम की ओर आकर्षित कर लिया। वह युवती स्वयं चंदानी राजपूत की कन्या थी। तो चंदानी राजपूत की ये कन्या थी। संयोग समझिए, अरसी ने जब उसके वृद्ध पिता के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट की तो उस वृद्ध ने उसे सूर्यवंशी समझकर अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। ब्याह के उपरांत इस रहस्य को कौटुंबिक मर्यादा के प्रतिकूल समझकर अरसी ने ना किसी के समक्ष प्रकट नहीं किया। तो भाई जैसे ही जो लक्ष्मण सिंह है उनसे उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि भाई एक युवती है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ठीक है। तो जो लड़की के पिता थे, वृद्ध पिता थे, अपनी इच्छा प्रकट की तो उस वृद्ध ने उसे सूर्यवंशी समझकर अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। तो इसके बाद में वो इस बात को नहीं बताना चाहता था। कदाचित लाखाजी इस विवाह की स्वीकृति भी नहीं देते। उस कन्या देवी ने कभी भी अरसी से आग्रह अनुग्रह भी नहीं किया। वह कृषक कन्या तारुण्य के विपुल उन्माद में भी अरसी को अपना आराध्य मानकर विवेक पूर्ण कदम उठाया करती थी। जब अरसी को बाप होने का समाचार सुनाया गया तो वह अपरिसीम आनंद में डूब गया। तो यहाँ पर दोस्तों धीरे धीरे बात वहीं पहुँच रही है जो इस उपन्यास का नायक है, यानी कि राणा हम्बीर। कि किस प्रकार राणा हम्बीर है वो, पहले रतन सिंह की बात आई, खिलजी की बात आई, लक्ष्मण सिंह सरदार की बात आई, उनके बड़े बेटे अरि सिंह की बात आई। ठीक है। अब अरि सिंह का बेटा है वो होता है हम्बीर। तो यहाँ पर हम्बीर के जन्म तक बात है वो पहुँच गई है। हम्बीर का जन्म हुआ गांव की मुक्त हवाओं के बीच। तो ये सिसोदा गांव की बात चल रही है। उसकी माँ दबी हम्बीर को सिसोदिया कुल की प्रतिष्ठा के अनुरूप योद्धा बनाने लगी। जब अरसी ने मृत्यु को सहर्ष गले लगाया,
जब अरसी ने मृत्यु को सहर्ष गले लगाया तो इस रहस्य को उसने लाखाजी के समक्ष प्रकट कर दिया। लाखाजी ने उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, साधारण घटना की तरह ही उसे उन्होंने इतना ही कहा, ठीक है। राणा अरसी को इतना आघात लगा। आज निशीत वे नीरव क्षणों में उन्हें देवी की स्मृति रह रहकर आ रही है। प्रभु की भांति निश्चल व करुणा उसका फूल सा नन्ना मुन्ना हमीर क्षण भर के लिए उसकी स्मृति पट से नहीं हट रहा था। बाहर प्रतिहारी तीव्र स्वर में पैरा लगा रहा, सावधान। अरसी ने अपने अश्रुपूरित नेत्रों को पोंछा, संभल कर बड़बड़ाए, मुझे निर्बल नहीं होना चाहिए। निशंक वनराज की भांति मुझे अपने मन को बना लेना चाहिए। स्वजनों का सम्मोह है वीरत्व के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो ये कथन दोस्तों आपको याद रखना है कि स्वजनों का सम्मोहन वीरत्व के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। आज मुझे पत्नी पुत्र के लिए व्यग्र न होकर आक्रमण के लिए नूतन पथियों का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, तो नूतन पाथियों का निर्माण यानी कि मुझे नए नए ऐसे रास्ते अपनाने चाहिए, ऐसे खोजने चाहिए जिससे हम इन यवनों पर है आक्रमण करके इन पर विजय प्राप्त कर सकें। तब अरि सिंह ने युद्ध की कला पर निपुण सेनानी की भांति विचारना प्रारंभ किया। कहाँ से शत्रु पर धावा बोला जाए, किस प्रपंच द्वारा शत्रु को परास्त किया जाए। उन्होंने विचारा कि यवन सेना को इस भ्रम में डाला जाए कि चित्तौड़ की सेना आज युद्ध भूमि में अवतरित नहीं होगी। जब यह भ्रम शत्रुओं पर पूर्णतया छा गया तो अप्रत्याशित आक्रमण कर देना चाहिए। इसी प्रकार की उधेड़ बुन में अरि सिंह विचलित हो उठे। उल्का के प्रकाश में एक दीप्त मुख उभरा, देवी का उदास उन्मल मुख। उसके मुख पर अपार करुणा का सागर उछल रहा था। एक नारी की चिरंतन चाह झलक रही थी। समीप ही उसके हमीर खड़ा खड़ा क्रीड़ा कर रहा है, यानी कि फिर से उन्हें अपनी पत्नी और जो पुत्र है हमीर, उसकी याद आने लग गई है। उसके हाथ में छोटा सा तीर कमान है। अरि सिंह भावाभिभूत हो गए। उन्हें लगा कि उनकी प्राण प्रिया विगलित स्वर से कह रही है कि नाथ, आपने प्रतिज्ञा की थी कभी ना कभी मैं तुम्हें अपने स्वजनों से मिलाऊंगा, पिता और माता के दर्शन कराऊंगा, क्या आप वचन भूल गए। यानी कि हमीर ने शादी तो कर ली, लेकिन जो अपने पिता है, अपने परिजन हैं, स्वजन हैं, उनसे अभी तक अपनी पत्नी है उसको मिलाया नहीं। ठीक है, बीच में ही तड़प कर अरि सिंह ने उल्का को बुझा दिया। घोर अंधकार छा गया। प्रतीची प्रांगण के तिमिर राक्षस की जैसे ही मृत्यु हुई, वैसे ही प्राची में स्वर्णिम घटों को उड़ेलती हुई एक राजकुमारी का आगमन हुआ। चराचर में हल्का हल्का गुंजन उठा। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर अब आगे देखते हैं कि थोड़ा सा 2-3 लाइन हो रही हैं। ये आपका पहला भाग है वो हो जाएगा। युद्ध के नगाड़े बजे। अरि सिंह ने समस्त पौरुष के साथ आक्रमण बोल दिया। मनुष्य का रक्त पिपासु बना रणभूमि में जूझ रहा था। यानी कि जो युद्ध है उसमें प्रत्येक मनुष्य के खून का प्यासा होकर के लड़ रहा था। और इस प्रकार है वो अरि सिंह का यहाँ पर प्रथम जो इसका भाग है दोस्तों वो समाप्त होता है। तो यहाँ तक जो कहानी है दोस्तों वो आपके रतन सिंह से लेकर के लक्ष्मण सिंह से लेकर के आपके अरि सिंह उनके युद्ध के बारे में जाने, और उसके बाद में उनका कैसे कैसे उनका विवाह हुआ और किस प्रकार से हमीर है वो पैदा हुआ, यहाँ तक हमको बता दिया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों हमीर की है, अब ये युद्ध में दोस्तों मारे जाएंगे। ठीक है, रतन सिंह भी मारे जाएंगे, युद्ध समाप्त हो जाएगा, खिलजी है वो विजयी हो जाएगा। उसके बाद में खिज्र खां को बना देगा। खिज्र खां है वो यहाँ पर मालदेव सिंह चौहान को बना देगा। मालदेव सिंह चौहान के बाद में मृत्यु हो जाने के बाद में जैसा सिंह है वो इस पर अधिकार कर लेगा। तब तक है वो हमीर बड़ा हो जाता है और वो हमीर जैसा सिंह पे आक्रमण करके चित्तौड़ पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। और तब है वो उपन्यास का मुख्य कथानक है वो शुरू होगा कि खून का टीका है वो खून का टीका किस प्रकार से यहाँ पर बनता है। तो चलिए, आपको ये कक्षा है पसंद आई होगी। यदि दोस्तों पसंद आई है तो इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको प्रत्येक PDF है वो मिल जाएगी। तो चलिए, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में, नए भाग के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।